अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सफ़ाई पाकीज़गी और तहारत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, कुछ चीज़ें हमारी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ चीज़ें हमारे माहौल से ताल्लुक़ रखती हैं। बहैसियत इंसान हमें इन दोनों ही का ख़याल रखना है जहाँ तक सफ़ाई और पाकीज़गी का ताल्लुक़ है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। नाज़रीन, ज़हनों में हमेशा हमारे एक सवाल उठता है कि हवा की आलूदगी क्या होती है। ये सब पोल्यूशन मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और बहुत से हम ख़बरों के ज़रिए हम ये बार बार हम इतनी दफ़ा ये लफ्ज़ सुन चुके हैं कि ज़हन बाज़-औक़ात उस चीज़ को नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि आखिर ये पोल्यूशन क्या है, क्यों है और ये इस हद तक क्यों बढ़ रही है। नाज़रीन, पहले तो हमें इस चीज़ को समझना है कि पोल्यूशन होती क्या है और हवा की आलूदगी क्या होती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा परफ़ेक्ट निज़ाम है। आपको याद होगा जब जिन ज़मानों में आबादी ज़्यादा नहीं होती थी, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ताज़ी चीज़ें खाते थे। फ्रिज वग़ैरह नहीं होते थे तो उतनी ही पकती थी जितनी ज़रूरत होती थी। एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे तो लोग खुली फ़ज़ाओं में सोते थे। फिर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं थी तब भी लोग खुली फ़ज़ाओं में सो लिया करते थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, इंसान की ज़रूरियात बढ़ती गईं, उसके साथ साथ कम्फ़र्ट्स भी बढ़ती गईं और इंसान ने तरक्की करते करते अपनी आसाइशों की तरफ भी तरक्की की। बात तो बहुत अच्छी है, आसाइशें भी हमें मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, इकोनॉमिक सिस्टम्स पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, वो सब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ज़ाहिर है जब कुछ चीज़ें अपनी हद से निकल जाती हैं तो फिर वो उसकी बर्बादी भी लेकर आती हैं और बाज़-औक़ात नुकसानात भी लेकर आती हैं। हमारी फ़िज़ा में अल्लाह ताला ने गैसेस का इस तरह का मजमुआ रखा है कि जब गैसेस एक बैलेंस में रहती हैं तो हमारी फ़िज़ा हमारे लिए पाक और साफ़ है, जिसमें हम सांस लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जब ये बैलेंस छिड़ जाता है या ये ख़राब हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई और ऐसा मादा जो इतना ताकतवर है कि जो इस गैसेस के बैलेंस को ख़राब करने की ताकत रखता है और एट द सेम टाइम वो ये ताकत रखता है कि जो पौधे और जानवर और इंसान जो हमारे ज़मीन पर बस रहे हैं उनका जीना मुश्किल कर दे, तो उसको हम कहेंगे कि वो पोल्यूशन है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये पोल्यूशन जो है, ख़ाह ये फ़िज़िकल तरीके से आए, बायोलॉजिकल तरीके से आए या केमिकल तरीके से आए, मुराद क्या है, कीमियाई हो या हयातियाती हो या मादी हो, ये हर ज़रिए से ये जो हम देखते हैं ये आलूदगी हो सकती है। और आसान लफ्ज़ों में आप इसको कंटामिनेशन ऑफ द एयर भी कह सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए जब गैसेस का उतार चढ़ाव जो है ये इम्बैलेंस हो जाता है, अपने तवाज़ुन से हट जाता है, तो हवा के अंदर आलूदगी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक और ज़रिया भी था इस आलूदगी को रोकने का। नेचुरली इसको रोकने का ज़रिया ओज़ोन लेयर थी। ओज़ोन लेयर क्या होती है? ये तकरीबन 3.5 mm की एक थिक लेयर है और ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं जिससे ये ओज़ोन लेयर बनती है। हमारे पास एटमॉस्फेयर है और फिर स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओज़ोन लेयर की ये 3.5 mm की लेयर है। ये लेयर क्या फ़ायदा हमें दे रही थी, वो ये कि जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो ज़ाहिर है उन शुआओं ने सीधा आके अर्थ को, हमारी ज़मीन को टच करना था। ओज़ोन लेयर जो है वो उसको रोक देती है। अगर ये इसको ना रोकती तो इस वक्त ज़मीन पर जो हम बस रहे हैं, हमारे लिए स्किन डिजीज़ेज़, आँखों की कैटरैक्ट की बीमारियाँ, इसी तरह कैंसर, इससे मिलती जुलती और बहुत सी चीज़ें जो हैं, इम्यून सिस्टम का ख़राब होना, बहुत सी बीमारियाँ फैल सकती थीं। तो ओज़ोन लेयर, लेकिन अब हुआ ये कि कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें जो इंसान खुद नीचे बना रहा है, उसने उसकी वजह से जो हवा के अंदर आलूदगी को फैलाया,
वो आलूदगी अब जाकर ओजोन लेयर को कुरेद के उसको आहिस्ता आहिस्ता 3.5 mm से उसको कम करे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दीमक की दे देती हूँ। अगर दीमक किसी चीज़ को खाने लग जाएगी तो इवेंचुअली क्या होगा, वो खोखली हो जाएगी, वो गिर जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। तो इसी तरह ओजोन लेयर जिस प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने बनाई थी, अब मसनूई तरीक़ों से जो नीचे इंसान ज़मीन पर कर रहा है वो अपनी ही ओजोन लेयर को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से आलूदगी जो है वो जो क्योंकि बढ़ रही है तो ओजोन लेयर को ख़तरा है। और ज़ाहिर है अगर ओजोन लेयर वहाँ से थिन होती चली गई तो सूरज की शुआएँ जो हैं वो और तेज़ी से ज़मीन की तरफ आएंगी। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह ब्रेक से आने के बाद हम वो देखेंगे कि वो क्या क्या रीज़न्स हैं, वो क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, दूसरी चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। जब इन गैसेस का इम्बैलेंस हुआ तो जो चीज़ दूसरी पेश आने लगी वो थी कि जो दुनिया के अंदर जो टेम्परेचर्स हैं उन्होंने राइज़ करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको याद होगा, हम दरख्तों के हवाले से बात कर चुके हैं कि जब दरख्तों को इंसानों ने काटना शुरू कर दिया जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गई। दो तरह के हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन, एक तो विजिबल है और एक इनविजिबल है, यानी कि कुछ एयर पोल्यूशन हमें फौरी तौर पर नज़र आती है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी, यानी कि जो फैक्ट्रियों में काम होता है वो आप समझें फैक्ट्री के अंदर जो काम प्रोसेस हो रहा है उससे सल्फ़र ऑक्साइड जो है वो धुएं की शक्ल में बाहर आती है। सल्फ़र ऑक्साइड जो है ये हमें नज़र आता है, इसलिए हम इसको एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कह सकते हैं। यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि एक चीज़ हवा में निकल रही है। अब क्योंकि हवा फ़िज़ा इतनी बड़ी है, बाज़ औक़ात हमें शुरू में तो वो महसूस ही नहीं हो रहा होगा, कितने सालों तक हमें ये चीज़ महसूस नहीं हुई कि फ़िज़ा में जाने के बाद वो होता क्या है। अब क्योंकि वो इतनी बढ़ गई है तो ये चीज़ें हमारे सामने भी आ रही हैं, हम नोटिस भी ले रहे हैं। फिर सेकेंडरी यानी कि जो इनविजिबल एयर पोल्यूशन है उसकी मिसाल मैं आपके आगे स्मोक की रख सकती हूँ। अब स्मोक क्या चीज़ होती है? स्मोक जैसे धुंधलाहट है। आपने देखा है कि आजकल आपने ज़्यादा सुनने में आ रहा होगा ये लफ्ज़ कि जी बड़ी स्मोक। आपने सुना होगा इस्लामाबाद में स्मोक, लाहौर में ट्रैफिक रुक रहा है, गाड़ियाँ चलनी मुश्किल हो रही हैं, धुंध इतनी ज़्यादा है, धुंधलाहट ज़्यादा है, धुआं है। हालांकि वो धुआं नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे आपकी उसके लिए बता रही हूँ कि स्मोक में आपने बाज़ औक़ात महसूस किया होगा कि सर का दर्द बढ़ जाता है, सीने में जकड़न महसूस होती है, इसी तरह सांस लेने में दुश्वारी है या खांसी आ रही। तो ये सब चीज़ें स्मोक की आउटकम। तो सॉस को हम एक इनविजिबल इन द सेंस कि ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो मदद दे रहा है आलूदगी को। तो इसमें ज़्यादातर एहतियात वैसे भी ये करनी चाहिए कि इंसान जो है वो ज़्यादातर घर पे रहे, खिड़की दरवाजे बंद रखें, बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात ना लिए जाएं, और अगर बाहर निकलें तो फिर स्मॉग में आप कोशिश करें मास्क पहन के निकलें। अब नाजरीन, हम उस तरफ आएंगे कि रीज़न्स क्या हैं एयर पोल्यूशन के, वो क्या वजूहात हैं कि फिर एयर पोल्यूशन होती क्यों है और हमने अपनी फ़िज़ा से इसको किस तरह से हमने दूर करना है। पहली चीज़ इज़ द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या है कि आप देखें कि जो हमारी ज़मीन की तह में जैसे कोयला है और जैसे तेल है, इसको जब हम जलाते हैं तो ज़ाहिर है कार्बन मोनोऑक्साइड इससे बाहर फ़िज़ा में निकलती है, और वो जब हवा में एटमॉस्फेयर में जा रही है तो ज़ाहिर है वो हवा के अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको भी वो कम करेगी, जो हमारे सांस लेने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी। दूसरी चीज़ है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें आप देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आप देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब खेत हैं हमारे और जो हम उसमें उगा रहे हैं उसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब किसी हद तक तो ये फसल को बहुत फ़ायदा देती हैं, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि इसका जो छिड़काव जब होता है तो उस छिड़काव से कुछ ना कुछ मादा जो है वो एक्सक्रीट होता है, वो उठता है, वो फ़िज़ा की तरफ जाता है और वो फिर वापस जाकर फ़िज़ा में जॉइन हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो एग्जॉस्ट जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ से जो बाहर की तरफ आ रहा है, जो भी काम फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है उससे जो धुएं निकल रहे हैं उससे हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही, हाइड्रोकार्बन्स और केमिकल कंपाउंड्स, ये तमाम चीज़ें फिर अगेन बाहर निकलती हैं तो फ़िज़ा की तरफ जाती हैं। इसी तरह जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं, अब ज़मीन की तह में हम सब जानते हैं बहुत से मिनरल्स रखे हुए हैं
और वो मिनरल्स निकालने के लिए बड़ी हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर है जब मशीनरी का इस्तेमाल होगा और जब पत्थरों को ज़मीन के नीचे से काटा जाएगा तो उसकी धूल मिट्टी भी और उसके अंदर से जो केमिकल्स निकल रहे हैं नीचे जाने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, वो भी हमारे डस्ट की शक्ल में, केमिकल्स की शक्ल में, मिट्टी की शक्ल में वो बाहर निकल के फ़ज़ा में मिल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग माइंस के अंदर, कानों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा बाज़ौक़ात जो है वो सेहत की शिकायत मिलती है। इसी तरह इंडोर पोल्यूशन है। आपने देखा होगा बाज़ौक़ात आप घर में पेंट करते हैं और जब ताज़ा पेंट हुआ हुआ होता है तो बाज़ौक़ात आप उस कमरे में खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर से एक ख़ास ऐसी स्मेल निकलती है जो हमारे सांस के लिए बहुत, उसको सांस को मुश्किल कर देती है। तो इंडोर भी हम बाज़ौक़ात ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि आप देखिए बिल आखिर हर चीज़ ने निकल के हवा में चले जाना है और वो हवा के अंदर उसको मिक्स हो जाना है। इसी तरह नाज़रीन अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे और वो क्या है कि इसके असरात फिर होते क्या हैं, एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम इससे उठती है वो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि एस्थमा जैसी जो बीमारी है वो फिर जब ये पोल्यूशन ज़्यादा होने लगती है तो एस्थमा और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, इसी तरह कैंसर का हो जाना और इसी तरह निमोनिया, बच्चों में अक्सर निमोनिया और एस्थमा देखा गया है। दूसरी चीज़ ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब आप दरख्त काट देंगे अपने तो जाहिर है कि टेम्परेचर्स जो हैं, सूरज की जो गर्मी है वो सीधी सीधी अर्थ पर पड़ेगी। तो जब वो सीधी सीधी अर्थ पर पड़ेगी तो पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो एक साथ जो है वो आप देख लें, और ये हम देख भी रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हर मुल्क में अब महसूस हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं। इंशाअल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को वहीं से जारी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, तो बात हो रही थी कि हवा की आलूदगी के असरात क्या होते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? आप देखें कि जो भी हम नीचे से दे रहे हैं, खा वो धुएं की शक्ल में, केमिकल कंपाउंड्स की शक्ल में, सल्फ़र ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन, जो भी चीज़ है वो जा फ़िज़ा में रही है और फ़िज़ा में जाके वो कहीं ना कहीं घूम जाती है। ऊपर से जब अल्लाह ताला बारिश करते हैं तो बारिश के कतरे तो बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन जब वो फ़िज़ा के अंदर ये जो आलूदगी है इसके साथ जब मिक्स होते हैं तो वो उसके अंदर भी एसिडिटी आ जाती है। वही बारिश जब ज़मीन पर आती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, वो एसिड रेन बन जाती है। यानी कि अब वो उस फॉर्म में प्योर नहीं थी, आलूदगी की वजह से वो एसिड रेन बन जाती है। इसके बाद आता है नाज़रीन यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन किसको कहते हैं नाज़रीन? ये उस पानी की सतह पे बाज़ौक़ात इन तमाम आलूदगियों की वजह से पानी की सतह पे आपने काई बाज़ौक़ात देखी होगी। ये काई उस सतह पर नाइट्रोजन के इकट्ठे होने की वजह से, जिसको हम एल्गे भी कहते हैं, एल्गे बन जाता है। पॉन्ड्स ले लें आप, जो खड़े हुए तालाब का पानी देखें, पॉन्ड्स का देखें आप, या इसी तरह आप जो झील होती है कभी आप देखें तो उस पर आपको ये हरी हरी रंग की आपको काई नज़र आएगी। तो ये भी एक रिज़ल्ट है आलूदगी जो हवा में हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या करती है कि वो पानी के सरफेस पे जाके अपनी तह जमा लेती है। इसी तरह जो वाइल्ड लाइफ पर इसका इफ़ेक्ट है, क्योंकि आप देखें कि जब आलूदगी हुई तो बहुत से, जब टेम्परेचर्स भी चेंज हुए तो जो जानवर थे इनको अपनी जगह बदलनी पड़ी। जब इनको अपनी जगह बदलनी पड़ी तो जाहिर है इनके असरात भी उसी बिना, अगर एक जानवर है वो गर्मी की किसी हद तक को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर गर्मी की टेम्परेचर्स इतने बढ़ गए कि वो वहाँ रह नहीं सकता तो दूसरी जगह पर जाएगा तो वहाँ जाके उसको सेटल होने में मुश्किल होगी, वहाँ जाके उसके मुताबिक उसको अपना जो उसकी ज़िंदगी बसर करना है वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो डिप्लीशन ऑफ द ओज़ोन लेयर, जैसे मैंने पहले बात की कि ये आलूदगी जो है ये उस ओज़ोन लेयर को ख़राब कर रही है, उसको डे बाय डे उसको कम से कम करती जा रही है, वो पतली से पतली होती जा रही है और खुदा ना खास्ता एक दिन आएगा अगर ओज़ोन लेयर ख़त्म होने लगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि सूरज की जो शुआएं हैं वो इंसान के लिए डायरेक्ट अगर ज़मीन पर पड़ी तो कितनी नुकसानदेह होंगी। अब हमने ये देखना है नाजरीन के ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जितनी भी मैंने अभी बात की है जो आलूदगी बनाते हैं, ये खुद
कैसे तैयार हो जाती हैं, ये खुद कैसे बन जाती हैं। अब इसमें कुछ तो नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ मैन मेड हैं। नेचुरल सोर्सेज आप देखें, जब भी आप कभी सफाई करते हैं तो मिट्टी तो इन एनी केस हर जगह मौजूद है, तो एक तो मिट्टी इसके अंदर रोल प्ले करती है, इसी तरह गैसेस रोल प्ले करती हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं जिनका जाहिर है कि इंसान के ये बस में भी नहीं है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन और स्मोक, और इसी तरह जो वॉल्केनिक जो इरप्शंस हैं और इसके बाद जो पोल्यूटेड जो गैसेस जो निकलती हैं, तो गैसेस हों, डस्ट हो, ये तमाम चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन है, ये तो अपनी जगह नेचुरल सोर्सेज मौजूद हैं। मैन मेड के अंदर से आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं और फिर उससे जो स्मोक निकलती है, और आपने देखा है कि अक्सर जगहों पे मैनेजमेंट सिस्टम्स इतने दुरुस्त नहीं होते कि फिर हम उसको कंट्रोल भी कर सकें। इसी तरह हम देखते हैं कि जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है या फर्नेसेस से धुआं निकल रहा है, ट्रेन्स हैं या एरोप्लेन्स हैं, तो ये सब सेकेंडरी सोर्सेज बनती हैं जो पॉल्यूटेंट्स को बनाती हैं। अब आखिरी बात रह जाएगी नाजरीन कि फिर सोल्यूशन कोई है क्या? हम सब इस चीज़ के ऊपर अगर गौर करें तो कोई सोल्यूशन है? सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम ले लें, वहाँ पे हम ज़रूर देखिए, कुछ चीज़ें जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बस में हैं हम उन्हीं के ऊपर ज़रूर बात कर सकते हैं। उसमें यह है नाजरीन, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप देखें हम सब, अगर मिसाल के तौर पे किसी भी मुल्क की आबादी वो लाखों में या करोड़ों में है, और अगर हर इंसान अपने लिए एक एक गाड़ी या मोटरसाइकिल या साइकिल रखेगा, साइकिल तो खैर इतनी वो नहीं करती, लेकिन जो जिस चीज़ से धुआं निकलता है अगर वो इस्तेमाल करेगा, तो ज़ाहिर है रोड पर वो धुआं आने से, या रोड पे जो उसका एक उसकी अपनी साइकिल बनी हुई है वो फिर फिज़ा में जाएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सी ऐसी जो गैसेज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह आप देखें, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें से वो लोग जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हम आपस में कार पूल कर लें तो उससे भी आप देखें कि गैसेस को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह एक सप्लाई चेन की जो डिमांड है, आप देखें जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन बढ़ाई, तो मटेरियल जब बढ़ा, हर चीज़ की नीड बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एक जो एनर्जी जो कंजर्व हो रही है वो तो ज़ाहिर है फिर तो ज़्यादा ही कंजर्व हो रही है। अगर हम इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दे दें तो स्पेशली जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जिनको हम बर्न करते हैं, हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हम कोशिश करें कि जो नेचुरल ज़रिए हैं एनर्जी लेने के, फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर सिस्टम है, विंड के थ्रू है, या जो जियोथर्मल का तरीका है, अगर हम इन चीज़ों को अपनाएं, गो के एक वक्त था कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी आलूदगी हो जाएगी कि हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अब वो वक्त आ गया है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे, क्योंकि अब टेम्परेरी सोल्यूशंस का वक्त निकल गया है। ये चीज़ें बहुत महंगी भी हैं, इनके लिए बहुत सा सरमाया भी ज़रूरी है, बहुत से इंटेलिजेंट ब्रेन्स की भी ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल जिस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए वो ये कि बहरहाल ये इंसान का अपना ही किया हुआ है और ये दुनिया भी इंसान ही के लिए बनाई गई है, और यहाँ पर अगर इंसान इसका सलूशन नहीं लेकर आएगा तो बाहर से तो कोई आके इसका सलूशन नहीं लेकर आ सकता, और जो इसके नुकसानात हम फेस करेंगे वो हम सब ही को फेस करने पड़ेंगे। तो लिहाजा जो रिसाइकल के तरीके हैं, जो रीयूजेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें घर में बोतलें खाली होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम वो तमाम चीज़ें हम फेंक देते हैं, वो दोबारा रिसाइकल में तो जाती हैं, लेकिन अगर हम अपने ही घर में उन्हीं बॉटल्स को या जो कैंस खाली होते हैं उसको घर की चीज़ों में इस्तेमाल कर लें, तो आप देखेंगे कि उससे भी बहुत जो है, क्योंकि ज़ाहिर है जब नीड है तो वो चीज़ें बनती हैं ना, अगर नीड कम होगी, ज़रूरत के तहत होगी, तो ज़ाहिर है उन चीज़ों की इतनी फिर बनाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर डिमांड है तो फिर सप्लाई है। और आखिरी चीज़ नाजरीन वो है जो हम एनर्जी कंजर्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जिस तरह के हम बल्ब्स वगैरह इस्तेमाल करते थे वो बिजली ज़्यादा खींचा करती थी, अब आप देखें मिसाल के तौर पे जैसे एनर्जी सेवर्स आ गए हैं या एलईडी लाइट्स आ गई हैं, तो हम वो चीज़ें इस्तेमाल करें, कमरों से निकलें तो हम पंखे और लाइट्स को बंद करें। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात दफ्तरों में बिला वजह की चीज़ें जो हैं वो खुली हुई हैं, और फिर हम
उसी को आप देखें कि उसका इम्पैक्ट फिर फ़िज़ा के अंदर ही जा रहा है। तो ज़रूरत के तहत पंखा चलाएँ, ज़रूरत के तहत लाइट ऑन करें, ज़रूरत के तहत एसी चलाएँ और फिर उसको बंद कर दें। ये तमाम छोटे-छोटे तरीके हैं जिनको अगर हम सब अपने तौर पे, अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ शेयर करें और बड़े पैमाने पे इसके ऊपर बात की जाए, तो इंशाल्लाह आने वाले साल हमारे लिए ही बेहतर साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज हमारे प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।